तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम पाइचार्म को इंस्टॉल करते हैं पाइथन पर काम करने के लिए। पाइचार्म एक आईडीई है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, जिसके ऊपर आप बड़ी आसानी से पाइथन डेवलपमेंट कर सकते हैं। और आप क्या करेंगे, आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे पाइथन पाइचार्म डाउनलोड, तो jetbrains.com की वेबसाइट पे ये अवेलेबल है। आप यहाँ जाकर जो है इसका कम्युनिटी वर्जन डाउनलोड कर लें, जो कि फ्री है, ओपन सोर्स है, ठीक है। इसका एक प्रोफेशनल वर्जन भी होता है, लेकिन इसका ट्रायल पीरियड एक्सपायर होने के बाद फिर ये आपके काम नहीं आता। तो कम्युनिटी वर्जन आप डाउनलोड कर लें। जब आप ये डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास इस तरह की एक EXE आ जाएगी। इसे आपने रन करना है, डबल क्लिक करें। अच्छा, ये मुझसे एडमिन की परमिशंस मांग रहा है। आप अगर एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से लॉगिन होंगे तो डेफिनेटली आपसे परमिशन नहीं लेगा। क्रेडेंशियल्स देने के बाद ये मेरे पास सेटअप स्क्रीन आ गई पाइचार्म इंस्टॉल करने के लिए। नेक्स्ट करेंगे हम। कहाँ डेस्टिनेशन फोल्डर हमने इसको बताना है। तकरीबन 931 MB की जगह इसको चाहिए होती है, तो आप नेक्स्ट करें, इसको इंस्टॉल कर लें। अच्छा, आप इसमें अब देखें शॉर्टकट आपने बनाना है, अगर डेस्कटॉप पे तो बना लें, ठीक है जी। और एसोसिएशन विद PY, अब ये आपके अपने ऊपर होता है कि आप इसको चेक करें। PY फाइल फिर आपको बताना पड़ेगी कहाँ है। नेक्स्ट करते हैं, जेटब्रेंस इंस्टॉल कर देते हैं जी। तो अभी इंस्टॉलेशन चल रही है, ठीक है। इंस्टॉलेशन ख़त्म हो जाती है तो फिर मैं रिकॉर्डिंग कंटिन्यू करता हूँ जी। तो आपके पास जो है वो पाइचार्म इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। आप इसको फिनिश कर लें और आप अपने स्टार्ट मेन्यू में जाके सर्च कर लें पाइचार्म कम्युनिटी एडिशन, ये ऐप का रन हो जाएगा। अभी कम्युनिटी एडिशन की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको आपको एक्सेप्ट करना ही होता है, ठीक है। कंटिन्यू कर दें। अच्छा, अगर आप चाहते हैं डेटा शेयरिंग के वो आपको कुछ स्टैट्स भेजे वगैरह, तो आप इसको यस कर दें, वरना नो कर दें, ठीक है। पाइचार्म 2021.1 कम्युनिटी वर्जन है ये, जो हमारे पास इस वक्त स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये इसकी वेलकम स्क्रीन है पाइचार्म की। आप न्यू प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, कोई प्लगइन आप देखना चाहते हैं अपने पाइचार्म के लिए, तो प्लगइन आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। लर्न पाइचार्म, आपके पास जो है पाइचार्म लर्न करने की जगह है। आप पूरा आईडी के तमाम फीचर्स यहाँ से स्टार्ट पढ़ सकते हैं कि इस आईडी में क्या क्या है। ये प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। तो हम एक न्यू प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। न्यू प्रोजेक्ट में वो नाम पूछ रहा है, कहाँ सेव करना है और प्रोजेक्ट क्या बनाना है, ठीक है। एनवायरनमेंट वेरिएबल कहाँ है, जो इसने खुद ही हमारा पाइथन जो इंस्टॉल है इसने उठा लिया खुद ही, ठीक है। तो हम लोकेशन अपने प्रोजेक्ट की सेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको ई ड्राइव के अंदर अफनान के अंदर सेव करना चाहता हूँ, ठीक है। एनवायरनमेंट वेरिएबल भी वही बनेगा इसका। ऑलराइट, हम इसको क्रिएट करते हैं। अच्छा, अफनान इज़ नॉट एम्प्टी। ऑलराइट, एक नया प्रोजेक्ट हम और वहीं पे वो बना देगा। ये पूरा प्रोजेक्ट है, ठीक है। चलिए, अभी टिप वगैरह दे रहा है, इसको छोड़ देते हैं, वो मसला नहीं है, ठीक है। हम एक फोल्डर बना लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। हम यहाँ पे जाके न्यू एक पाइथन फाइल बना सकते हैं, डायरेक्टरी बना लेते हैं, मतलब फोल्डर। मैंने फोल्डर बना लिया माय पाइथन वर्क के नाम से, ठीक है। और इसके अंदर जाके मैंने न्यू फाइल या पाइथन फाइल क्रिएट कर दी, ठीक है। पाइथन फाइल हम क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी नाम दे लेते हैं। फिलहाल मैंने नाम दे दिया है इसका फर्स्ट फाइल। तो first.py के नाम से मेरे पास एक फ़ाइल यहाँ पर बन गई, ठीक है। तो ये हमारे पास इस वक्त पाइथन का एक फ़ाइल है। हम इसके अंदर एक छोटा सा काम करते हैं, अभी प्रिंट, और प्रिंट करके हमने यहाँ पर लिखा अस्सलाम वालेकुम। इसको रन कर देते हैं। तो अब ये हमसे कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है, ठीक है, रन करने के लिए। ये देखें आउटपुट आ गया, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। तो ये हमारा काम हमारा चलना शुरू हो गया, ठीक है। ये पाइचार्म के अंदर तरीका यहाँ से रन कर सकते हैं आप, राइट क्लिक करके यहाँ से भी आप इसको रन कर सकते हैं। बहरहाल, तो हमने अभी इस टॉपिक में पढ़ना है फंक्शंस को। तो फंक्शन किस तरह बनते हैं ये देखते हैं।
हमारे पास फंक्शन जो होता है वो एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि हमेशा जब इसको कॉल करें तो पूरा रन होता है, ठीक है। पाइथन में फंक्शन बनाने का तरीका, सिंटैक्स सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सिंटैक्स क्या है, ठीक है। अब जो सिंटैक्स हमारे पास है वो है विद डेफ का हम कीवर्ड यूज़ करते हैं, DEF, और फिर फंक्शन का हम नाम देते हैं कोई भी। फॉर एग्जांपल मैंने कहा ABC का फंक्शन, और फिर पैरेंथेसिस, और उसके बाद कॉलन के जरिए हम बताते हैं यहाँ से फंक्शन शुरू हो गया, ठीक है। और यहाँ पर अब हम जो है फंक्शन की डेफिनेशन देते हैं। फॉर एग्जांपल पहला फंक्शन में लिख रहा हूँ, प्रिंट करते हैं कि ABC इज़ कॉल्ड, ABC को कॉल किया गया, ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। जैसे हमने एक लाइन बीच में छोड़ दी तो फंक्शन एंड हो जाता है। यहाँ पर हम फंक्शन को कॉल करेंगे ABC को, ठीक है, तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। हम प्रोग्राम रन करते हैं तो देखें यहाँ पर ABC इज़ कॉल्ड, उस फंक्शन में मौजूद हमारा जो भी काम था वो हमें नज़र आ गया। अगर इस फंक्शन में मैं 2-3 लाइनें लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल सेकंड लाइन, ठीक है। अब जब हम कॉल करेंगे ABC को तो अब ये 2 लाइनें प्रिंट कर रहा है क्योंकि उस फंक्शन में दोनों लाइनें मौजूद हैं, ठीक है। अब इसी तरह हम फंक्शन से जो है वो, फॉर एग्जांपल हम फंक्शन के अंदर एक A करके वेरिएबल बना लें, उसकी वैल्यू दे दें हम 52। इसी तरह हम B एक वेरिएबल बना लें 36, और फिर हम रिटर्न कर दें A+B, ठीक है। तो डेफिनेटली ये जो हमारा ABC का फंक्शन है ये हमें A+B का आउटपुट रिटर्न करेगा। तो इसको हम जो है यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं फिर जब हमने रिटर्न किया है तो, ठीक है। तो जो भी इसका प्लस बनता है वो 88 हमारे पास आंसर में शो हो गया, ऑलराइट। तो ये इस तरह से हमारे पास फंक्शन काम कर रहे होते हैं। अब फंक्शन की डिक्लेरेशन हमने देख ली, फंक्शन जो है वो नॉर्मल फंक्शन किस तरह बनते हैं, रिटर्न कैसे होते हैं। फंक्शन की हम जो है वो आर्गूमेंट भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा भाई ऐड नंबर्स का एक फंक्शन है, ठीक है। अब वो जब चलेगा तो वो A और B की वैल्यू मांगेगा, तो ये दोनों वैल्यू देना ज़रूरी हो जाएंगी, ठीक है। अब जो भी वैल्यू उसको दी गई होंगी A और B की, ये उसी को सम करके हमें रिटर्न कर देगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम जो है वो आर्गुमेंट दे रहे हैं फंक्शन को, ठीक है। और तो यहाँ पर जो है वो ऐड नंबर्स का फंक्शन कॉल हो रहा है, 25, हमने करके कॉल किया, ठीक है। हम देखते हैं इसको इशू कोई है शायद, लेट्स सी। ओके, आंसर आ गया। ये थोड़ा सा वो एडिटर कुछ मसला कर रहा है, ये तो फंक्शन की डेफिनेशन तो बिल्कुल ठीक है, एडिटर शायद कोई यहाँ पे सिंटैक्स एरर शो कराना चाह रहा है, बट इट्स ओके। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह सी लैंग्वेज, C#, जावा, PHP, जितनी भी हमने लैंग्वेज पढ़ी है बिल्कुल उसी तरह से फंक्शन बनता है। बस यहाँ पर आपने फंक्शन को डेफिनेशन के साथ, डेफ के कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करना होता है, और सेमीकोलन के बाद आपके पैरेंथेसिस शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब ये इसके फंक्शन का तरीका है कि भाई आपने फंक्शन बनाया, आर्ग्यूमेंट आप मांगेंगे तो डेफिनेटली दोनों आर्ग्यूमेंट आपको देना पड़ेंगे, राइट। ऑलराइट, तो फंक्शन के आर्गुमेंट कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं एक आर्गुमेंट ले रहा हूँ A, ठीक है, बुक की एक एग्जांपल है, मैं वो आपके सामने करने लगा हूँ कि भाई जो भी हमारी फंक्शन के अंदर A है, ठीक है, ये हम लेंगे A तो हमें A मिल जाएगा। और A जो है बेसिकली हम एक मैं ले लेता हूँ A का नाम रख देते हैं लिस्ट, ठीक है जी, कि एक लिस्ट होगी जो इनपुट दी जाएगी, ठीक है। फिर मैंने कहा जो लिस्ट है फंक्शन के अंदर उसमें अपेंड कर देना। अपेंड का मेथड होता है एक कोई भी आइटम ऐड करने के लिए, तो मैंने कहा भी उसके आखिर में आप 22 ऐड कर देना, ठीक है। ये हमारा जो है वो फंक्शन है, ठीक है। और मैंने कहा प्रिंट करेगा ये कि भाई द लिस्ट इज, और हम उसके अंदर कॉन्केटिनेशन करके लिस्ट को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। अब जब बंदा से कॉल करेगा, अच्छा नाम मैंने ऐड नंबर ही रखा हुआ है, कोई भी नाम रख सकते हैं, मैं इसका नाम रख देता हूँ ABC, ठीक है। अब ABC को हम कॉल करते हैं और हम इसको एक लिस्ट पास कर देते हैं। लिस्ट से मुराद मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल माई लिस्ट, और उसके अंदर मैं मल्टीपल आइटम डाल देता हूँ, 15, 22, 35, 15, ठीक है जी, या 145, ठीक है। मेरी लिस्ट है और ये लिस्ट मैंने यहाँ पास कर, ठीक है। अभी मैंने लिस्ट पास कर दी, मैं चला कर देखता हूँ एप्लीकेशन। अच्छा, कुछ गड़बड़ है,
लाइन नंबर 6। सिंपल हमारे पास क्या है कि फाइनली जो होती है इस सर्विस से काम करती है। ये क्या मजाक है? क्यों यूज़ जाती है बात हम देखते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन फंक्शन तो मौजूद है, मसला क्या है? वो ऑपरेशन के ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास इनपुट आउटपुट ऑलराइट, तो यहाँ कॉमा लगा दिया मैंने कॉन्केटिनेशन की जगह। लिस्ट जब प्रिंट करनी थी 7 तो कॉन्केटिनेट नहीं हो सकती थी लिस्ट, तो कॉमा लगा के प्रिंट कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो अपेंड क्या हो रहा है कि मेरी लिस्ट जो है वो मैंने दी है 15, 20, 35, 145 और आखिर में मैंने कहा है अपेंड कर देना 22। तो देखो यहाँ अपेंड होकर 22 आ गया। ठीक है, पूरी लिस्ट जो है एज आर्गूमेंट पास हो गई और आर्गूमेंट को आपने बढ़ा भी लिया, छोटा कम भी कर सकते हैं। ठीक है, नहीं किसी को भी रिमूव भी कर सकते हैं, फाइंड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि भाई डॉट करके हमने सॉर्ट कर लेते, चलो इसको ये काम कर लेते, सॉर्ट कर लेते। तो देखो ये सॉर्ट हो गई। अच्छा, इत्तेफाक की बात है पहले से ही सॉर्ट था, हम इसको 150 करके फिर चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो अब सॉर्ट हो गई 20, 35, 145 और 150। तो ये सॉर्ट का मेथड चल रहा है अंदर से। ठीक है, इस तरह और भी जितने भी मेथड आपके पास आपकी जो लिस्ट से मुतालिक मेथड है वो सब यहाँ शो हो रहे हैं। अच्छा, ये फ़ायदा है इसको पे पाइचाम पे काम करने का, इंटेलिजेंस आपकी बहुत अच्छी हो जाती है ना। ठीक है, रिमूव करवाना है, कोई रिवर्स करवाना है, मैंने कभी रिवर्स कर दें तो जो भी लिस्ट है वो रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो देखो लिस्ट पूरी रिवर्स हो गई 145, 35, 20 और 150। ठीक है जी, इस तरह से हमारी लिस्ट रिवर्स हो गई। तो फंक्शन हमने बनाया और फंक्शन के अंदर हमने लिस्ट के साथ काम कर लिया। ठीक है जी, कोई सवाल अगर किसी के जहन में तो पूछ ले, फिर आगे बढ़ते हैं। नो सर। ऑलराइट, तो अब हम इस पे और मज़ीद थोड़ा सा काम कर लेते हैं। ठीक है भाई, फॉर एग्जांपल मैंने कहा भाई चेक NIC का एक फंक्शन बना लेते हैं हम और एज का आर्गुमेंट ले लेते हैं। ठीक है जी, हमने कहा भाई अगर एज जो है वो ग्रेटर दैन 18 हो या बराबर हो 18 के। ठीक है, तो क्या करना, तो आप कह देना भाई यू आर एलिजिबल फॉर NIC। ठीक है जी, ये हो गया। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो हमने एलिफ कह दिया, एलिफ भी कह सकते हैं और एल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, एल्स का मतलब है लास्ट वैल्यू, एलिफ का मतलब एक और वैल्यू चेक करके। ठीक है, एल्स में हमने कह दिया भाई कि प्रिंट कर देना यू आर नॉट एलिजिबल फॉर NIC। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन बन गया हमारा। अब जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे चेक NIC को, तो हम यहाँ पर बंदे की फॉर एग्जांपल एज दे रहे हैं, फंक्शन चलाते हैं। ठीक है, तो यू आर एलिजिबल फॉर NIC बिकॉज 25 दिया था। अगर हम 5 ईयर्स देते तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर NIC, तो हमने इफ एल्स भी इसके अंदर ऐड कर लिया। ठीक है, अब आर्ग्यूमेंट जो होते हैं हमारे पास फंक्शन के अंदर वो 4 किस्म के होते हैं पाइथन के अंदर। ठीक है, हमारे पास नॉर्मली आर्गुमेंट जो है वो 2 किस्म के होते हैं, ऑप्शनल और नॉन ऑप्शनल। यहाँ पर 4 आर्गुमेंट है। एक है रिक्वायर्ड आर्गुमेंट, मतलब आपको देना ही पड़ेगा। एक है डिफॉल्ट आर्गुमेंट, मतलब ऑप्शनल होता है, उसमें डिफॉल्ट भी चल रहा होता है, अभी हम उसको भी चेक करेंगे। और फिर एक है यहाँ पर कीवर्ड आर्गुमेंट और एक है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। रिक्वायर्ड आर्गुमेंट नॉर्मल आर्गुमेंट होता है, आपने जितने आर्गुमेंट लिखे उतने ही आप देना पड़ेंगे। ठीक है, उससे कम आर्गुमेंट आप नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक आर्गुमेंट है, अगर मैं ये नहीं देता तो ये यहाँ पर एरर हो जाएगा। ठीक है, नहीं कि आपने एक ऐसा फंक्शन कॉल कर लिया जिसमें आर्गुमेंट नहीं दिया हुआ आपने। ठीक है, और अगर मैं इसकी जगह 22 और कॉमा 33 2 आर्गुमेंट दे दूँ तो देखो पहले वाले को एक्सेप्ट करता, लेकिन अभी भी गड़बड़ ये है कि भाई 2 कैसे दे दिया आपने कि एक ही रिक्वायर्ड है। तो बेसिकली ये तो हो गया नॉर्मल वाला सिनेरियो कि जो रिक्वायर्ड आर्गुमेंट है वो आपने देने हैं। ठीक है ना, एक आर्गुमेंट देंगे चल जाएगा। ठीक है, नॉर्मल है। अच्छा, अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है डिफॉल्ट आर्गुमेंट, मतलब आप फंक्शन बनाते हुए ही कोई वैल्यू दे दें। फॉर एग्जांपल ये एज है, इसकी वैल्यू मैंने फंक्शन बनाते हुए ही 15 दे दी। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ एज की वैल्यू नहीं भी दूंगा तो ये चला देगा इसको। ठीक है, देखो यू आर नॉट एलिजिबल, ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट होता है कि आर्गुमेंट की एक डिफॉल्ट वैल्यू ऑलरेडी मौजूद है। तो ये हो गया आर्गुमेंट डिफॉल्ट। ठीक है, अगर मैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट दे देता हूँ तो फिर ये समझ जाएगा कि बाय डिफॉल्ट यही आर्गुमेंट है। तो देखो ये 15 की बेस पर इसने रन कर दिया, यू आर नॉट एलिजिबल। लेकिन अगर आप जब कॉल करते हुए इसको आर्गुमेंट दे दोगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने 36 दिया तो ये 36 इस 15 से रिप्लेस हो जाएगा। अब ये 36 के हिसाब से ही इसको रन करेगा। ठीक है, देखो यू आर एलिजिबल फॉर NIC। ठीक है, तो दिस इज हाउ
आप डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट दे सकते हैं। अच्छा, इसमें भी कोई मसला नहीं है, आप मल्टीपल डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेम इक्वल्स टू, हमने कहा भी नेम है अफनान डिफ़ॉल्ट, ठीक है, और यहाँ पर हमने लिख दिया फॉर एग्जांपल फॉर नाइस सी कॉन्केटिनेट करके अफनान दे दिया, सॉरी कॉन्केटिनेट करके नेम दे दिया, ठीक है, और यहाँ पर भी हमने ऐसे कर दिया, ठीक है। तो अब जो 15 की वैल्यू हमने 36 कर दी, जो 36 जो चल जाएगा अफनान बाय डिफ़ॉल्ट वही वाला लग जाएगा जो आपने दिया हुआ है, ठीक है। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एन IC अफनान, ठीक है, एक स्पेस आप यहाँ दे दें। अच्छा, अगर हम रन टाइम पे जाकर जो है ये यहाँ पर नाम भी चेंज करना चाहते हैं, हम कहते हैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल अली, तो ये जो है फिर अफनान को भी रिप्लेस कर देगा, फिर अली आ जाएगा, ठीक है। कोई सवाल? नो सर। ओके, सो इसके बाद जो है ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट होगा, ठीक है। फिर हम जो है इसके अंदर कुछ और आर्गुमेंट भी ले सकते हैं, कीवर्ड आर्गुमेंट होते हैं, ठीक है। कीवर्ड आर्गुमेंट्स क्या मुराद है कि आप जब कॉल करें आर्गुमेंट को तो उस वक्त आप कीवर्ड की वैल्यू भी दें। फॉर एग्जांपल देखो ये एज है, ये नेम है, तो हम यहाँ कॉल करते हुए भी फिर दे सकते हैं कि भाई एज बराबर है इसके और नेम बराबर है इसके, ठीक है। तो ये है, इसको कहते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट ने, कि आपने बता भी दिया कि आप किसका आर्गुमेंट कौन सा दे रहे हैं, ठीक है। तो इससे जहाँ तक मेरा ख्याल है ये हो सकता होगा कि भाई नेम इधर दे दिया और एज की वैल्यू नहीं दी हमने, तो ये चला लेगा इसको। ये देखो, इसने सिर्फ नेम को रिप्लेस कर दिया, एज इसने वही उठा ली जो वहाँ थी, ठीक है। तो ये कीवर्ड आर्गुमेंट है। राइट। अच्छा, सवाल है कि भाई फिर ऊपर आर्गुमेंट पैरामीटर देने का क्या फ़ायदा जब वो रन टाइम वाला चला रहा है। देखो ये डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल कभी हम नहीं दे रहे अगर वैल्यू, जैसे एज की वैल्यू 15 है, ठीक है, मैं नीचे दे ही नहीं रहा, तो वो वही वैल्यू उठा लेगा डिफ़ॉल्ट। अगर मैं यहाँ पर दे दूंगा तो वो उसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो यही फ़ायदा है इसका कि डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट है। अगर डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट नहीं चलाने तो आप उसको रिप्लेस कर दें, अदरवाइज डिफ़ॉल्ट के साथ चलता रहेगा। अगर मैं इस फंक्शन को बगैर किसी आर्गुमेंट के भी कॉल करूँ तो भी ये फंक्शन चल जाएगा ना भाई, क्योंकि दोनों डिफ़ॉल्ट गिवन है। सही है बेटा? हमने कीवर्ड आर्गुमेंट देख लिया कि हम कीवर्ड भी दे सकते हैं आर्गुमेंट के साथ, ठीक है। और अब जो है हमारे पास एक है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट क्या होता है कि भाई हम एक आर्गुमेंट भी दे सकें, 10 आर्गुमेंट भी दे सकें। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, मैंने कहा जी माय फ्रेंड्स, ठीक है, फंक्शन है। अब इसमें मैंने फ्रेंड्स के नाम लेने हैं आर्गुमेंट में, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि कितने फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं जो है वो आर्गुमेंट डिफरेंट आर्गुमेंट मैं इसको दे सकता हूँ, एक भी दे सकता हूँ, 5 भी दे सकता हूँ, ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख दिया भाई FRD, ये मेरे फ्रेंड की लिस्ट है, और FRD तो क्योंकि एक ही आर्गुमेंट एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो अगर मैं इससे पहले एक स्टैटिक लगा दूँ, ठीक है, स्टैटिक से मतलब हम इसको पॉइंटर बना देते हैं। अब ये एरे की तरह काम करेगा, ये मल्टीपल आर्गुमेंट आपके इनपुट में ले सकता होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक फॉर का लूप लिखना चाहता हूँ, ये फॉर ईच का लूप है बेसिकली, फॉर आइटम इन करके मैंने कहा जी जो मेरे FRD है उसमें जितने भी आइटम हो वो सब इस लूप में आ जाए, और फिर मैंने प्रिंट कर दिया उनको कि जो भी आइटम मिले वो प्रिंट हो जाए, ठीक है। दिस इज व्हाट कि अब मैं जितने भी इसको आर्गुमेंट दूंगा माय फ्रेंड्स को, जो भी स्पेलिंग है, अब अगर मैं इसमें सिर्फ लिखता हूँ फॉर एग्जांपल अली, तो ये हमारा फंक्शन सिर्फ अली को प्रिंट कर देगा, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर कॉमा लगा कर जितने चाहे आर्गुमेंट दे दूँ, मतलब मैंने यहाँ पर कह दिया आसिफ, यहाँ पर मैंने कह दिया ताहिर अजीज़, ठीक है, यहाँ पर मैंने कह दिया असद, ठीक है। तो अब देखो मैंने एक आर्गुमेंट की जगह 6 आर्गुमेंट दे दिए, तो इसको भी चला लेगा, ठीक है। देखो सारे नाम प्रिंट हो गए। तो ये है आप वेरिएबल लेंथ ऑफ आर्गुमेंट, कि आप जितने चाहे फिर आर्गुमेंट दें स्टैटिक लगाकर, ठीक है। समझ आई ये बात? जी सर।